हेलो एवरीवन। आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो डीजल के बारे में बात करने हैं, बायोफ्यूल्स के बारे में बात करने वाले हैं, बायोइथनॉल्स के बारे में बात करने वाले हैं। वर्ल्ड में क्या सिनारियो है बायोफ्यूल प्रोडक्शन पे, वर्ल्ड का क्या पर्सपेक्टिव है बायोफ्यूल प्रोडक्शन को लेके, साथ ही साथ इंडिया का क्या पर्सपेक्टिव है बायोफ्यूल प्रोडक्शन को लेकिन एनर्जी सेक्टर की बात करें, चाहे हम लोग फार्मर सेक्टर की बात करें, चाहे एनवायरमेंटल वे से बात करें, तो बायोफ्यूल प्रोडक्शन के क्या बेनिफिट्स हैं, इनकी पॉलिसीज़ क्या है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ क्या है। साथ ही साथ देखेंगे कि क्या मेजर इंडस्ट्रीज़ हैं, कितनी मेजर इंडस्ट्रीज़ हैं और एग्रो वेस्ट को कैसे मैनेज किया जा सकता है एक बायो फ्रेंडली फ्यूल प्रोडक्शन के पर्सपेक्टिव में, और फार्मर्स को क्या बेनिफिट हो सकता है। साथ ही साथ जो हमारे डिफरेंट बायोफ्यूल्स हैं उनको कैसे प्रोडक्शन किया जाता है, क्या प्रोसेस होता है, साइंटिफिक प्रोसीजर क्या होते हैं उनको प्रोडक्शन करने के लिए, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे। शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको ऐसे सारे वीडियोस के आपके नोटिफिकेशन आते रहें और आपको लगे कि ये एनवायरमेंटल फ्रेंडली है, फार्मर फ्रेंडली है, तो इसको जरूर लाइक करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं बायोफ्यूल्स के बारे में। आखिर बायोफ्यूल्स होते क्या हैं? बायोफ्यूल्स एक्चुअली होते हैं आपके जो ऑर्गेनिक मैटर या एग्रीकल्चर वेस्ट से जो हम कन्वर्ट करके इथेनॉल, ब्यूटेनॉल या बायोडीजल जो बनते हैं, चाहे वो बायोहाइड्रोजन हो चाहे बायोमीथेन हो, ये जो सारी चीजें हम लोग प्रोड्यूस करते हैं वेस्ट के थ्रू, जो सिर्फ एक एग्रीकल्चर सेक्टर से सिर्फ डिस्ट्रॉय हो जाता है उसके यूज करने के बाद, इन सारी चीजों को जब रीयूज करके हम एक फ्यूल्स के थ्रू में एनर्जी सेक्टर में कन्वर्ट करते हैं तो इसको हम लोग बायोफ्यूल्स बोलते हैं। बायोफ्यूल्स कई टाइप के हो सकते हैं, चाहे आपका बायोहाइड्रोजन हो, चाहे आपका इथेनॉल हो, चाहे ब्यूटेनॉल हो, चाहे आपका बायोडीजल हो, ये सारे के सारे आपके क्या हैं, एक बायोफ्यूल्स हैं। वर्ल्ड का क्या सिनारियो है? वर्ल्ड सेक्टर की बात करें, हम लोग वर्ल्ड की बात करें तो वर्ल्ड में आपका जो मेजर बायोफ्यूल प्रोड्यूसर है आपका ब्राजील है। आपने काफी समय से सुना भी है कि ब्राजील 1980 से 1977 से ही बायोफ्यूल प्रोडक्शन सेक्टर में, और उन्होंने अपने ऑटोमोबाइल्स को भी उसी तरह से मॉडिफाई किया, बायोफ्यूल्स पे रन कर रहे हैं और इकोनॉमिकल फ्रेंडली वे में वो अभी तक चल रहे हैं। जबकि इंडिया में अभी तक बायोफ्यूल ब्लेंडिंग उतनी ज़्यादा सक्सेस नहीं हुई है। बायोफ्यूल ब्लेंडिंग की जाती है लेकिन उतना ज़्यादा नहीं हुआ है। जो मेजर प्रोड्यूसर हैं आपके बायोफ्यूल्स में, आपके यूएसए है, ब्राज़ील है, आपका चाइना है, यूरोपियन यूनियन है, ये सारे आपके मेजर बायोफ्यूल प्रोडक्शन करते हैं, बायोफ्यूल प्रोडक्शन करते हैं। चाहे वो इथेनॉल की बात करूं, चाहे बायोडीजल की बात करूं। इंडिया में दो तरीके के मोस्टली जो आपके बायोफ्यूल प्रोड्यूस किए जाते हैं वो आपके बायो इथेनॉल है और आपका बायोडीजल है। ठीक है, अब इसको समझने से पहले आपको इंडिया की जो पॉलिसी है, आपको जो इंडिया की पॉलिसी है बायोडीजल के ऊपर या बायो इथेनॉल के ऊपर, तो इसको थोड़ा सा देखते हैं कि क्या है इंडिया की पॉलिसी। इंडिया ने 2003 में बायोडीजल पे पॉलिसी लाई। उसी के अंदर आया इथेनॉल मिक्सिंग प्रोग्राम या इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम जो बोलते हैं हम लोग, ये इंडिया में लॉन्च हुआ। उस प्रोग्राम के अंदर आपका मेनली क्या चीज था कि आपको जो आपका जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है उसमें आप 20%, 5% to 20% आपको ब्लेंडिंग करनी है, जिससे कि आपका फ्यूल इफिशियंसी सेम रहेगा और आपकी जो कॉस्टिंग है फ्यूल की कम पड़ेगी, जो इम्पोर्ट कॉस्ट है हमारा कम पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक्सप्लोरेशन किया था ईरान में आपका पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के लिए, जो ईरान के साथ ट्रीटी थी, जो ईरान ने बीच में यूएस सैंक्शन या काफी सारे रीजन की वजह से उसको कैंसिल कर दिया और अपने ही गवर्नमेंट को दे दिया। इंडिया ने उसमें हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस को स्पेंड किया, लेकिन उस पॉलिसीज के फेलियर के कारण इंडिया को काफी सारा नुकसान हुआ। अब इंडिया जब बायोफ्यूल प्रोड्यूस करेगा तो बायोफ्यूल प्रोडक्शन से क्या होगा कि बायोफ्यूल प्रोडक्शन से या बायोडीजल प्रोडक्शन से क्या होगा कि जो इंपोर्ट कॉस्ट है वो काफी कम हो जाएगा, क्योंकि ब्लेंडिंग प्रोग्राम बोलता है कि 5% आपका डीजल में और 20% पेट्रोलियम प्रोडक्ट में इसका ब्लेंडिंग होना चाहिए। लेकिन हमारा जो प्रोडक्शन सिनारियो है वो काफी समय से जो है वो स्टेबल है, और हम उस लेवल पे हमारा जो अभी करेंटली जो सिनारियो है वो 2030 तक हमको 5% और 20% का जो मार्क है उसको अटेन करना है, क्योंकि अभी उतने हाई स्केल में ब्लेंडिंग हो नहीं रही है। साथ ही साथ अब बात करें कि बायो इथेनॉल प्रोडक्शन और बायोडीजल प्रोडक्शन में एग्रीकल्चर सेक्टर का क्या है। एग्रीकल्चर सेक्टर अराउंड पर ईयर आपका 320 मिलियन टन्स ऑफ एग्रीकल्चर वेस्ट जनरेट करता है, जो विदाउट यूज आपका वेस्ट हो जाता है, जो ना किसी चीज में कन्वर्ट हो पाता है, ना ही किसी चीज में उसका यूटिलाइज हो पाता है।
तो अब उसको यूटिलाइज करने के लिए बायोडीजल और बायो इथेनॉल्स वगैरह क्यों बेस्ट अल्टरनेटिव्स हैं। इंडिया की एनर्जी डिमांड का बहुत ज़्यादा है, फ्यूल कॉस्ट आपका इंटरनेशनल मार्केट पे बहुत ज़्यादा रिलाई करता है और उसके कारण आपका प्राइसेस में हाइक और डाउन कंटिन्यूस होते रहता है, तो उसको थोड़ा रिड्यूस किया जा सकता है। साथ ही साथ जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, इथेनॉल की बात करें, इथेनॉल मेनली आपका शुगर केन मोलेसिस पे डिपेंड करता है, जबकि बायोडीजल के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अलग इनिशिएटिव, अलग क्रॉप्स यूज कर नॉन एडिबल्स ऑयल क्रॉप्स को यूज किया, जैसे जेट्रोपा और पोनोगेमिया पिन्नाटा। इनको यूज करके गवर्नमेंट ने काफी सारे इनिशिएटिव चलाए हैं जिससे आपका बायोडीजल प्रोड्यूस हो सके। अब जेट्रोपा और पोनोगेमिया के मेजरली 5 स्टेट में चल रहे हैं, जैसे आपका यूपी हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, उत्तराखंड हो गया, कर्नाटका हो गया और आपका राजस्थान हो गया। इन सारे जगह में आपका इनका यूज हो रहा है। अब इनका यूज होने से क्या फायदा है, क्योंकि हमारे पास 2 ऑप्शन आते हैं। अगर फार्मर अगर फ्यूल के लिए प्रोडक्शन करना चालू कर दे तो हमारे पास फूड स्कैरसिटी हो जाएगी, और फूड के लिए करेगा तो फ्यूल स्कैरसिटी हो जाएगी। तो इसलिए आईसीआर के काफी इंस्टीट्यूट ने, सेंट्रल सैलिनिटी इंस्टीट्यूट ने, क्रीडा ने, ऐसे काफी सारे इंस्टीट्यूट थे जो इसमें इन्वॉल्व हैं, चाहे डीबीटी हो, ये सारे इन्वॉल्व हैं। और इनका मेजर ऑब्जेक्टिव है कि वेस्ट लैंड में नॉन एडिबल क्रॉप्स के थ्रू बायोडीजल का प्रोडक्शन कैसे किया जा सकता है। छत्तीसगढ़ की बात करूं तो छत्तीसगढ़ में इसका पर्टिकुलर बोर्ड है, जो सीबीडी है आपका, छत्तीसगढ़ बायोडीजल अथॉरिटी है, वो आपका गवर्न करती है कि कैसे बायोडीजल का प्रोडक्शन होना चाहिए। जेट्रोपा पे मेनली वर्क है उनका। तो छत्तीसगढ़ में जैसे एमएसपी प्रोवाइड किया जाती है जेट्रोपा सीड पे फार्मर्स को 6 रुपीज के अराउंड और पोनोगेमिया पे 4 रुपीज के अराउंड। तो ये एक इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का सपोर्ट करने के लिए वेस्ट लैंड और ऐसी जगह पे जहां पे बायोडीजल क्रॉप्स जैसे जेट्रोपा हो या पोनोगेमिया हो उनको ग्रो किया जा सके। साथ ही साथ गवर्नमेंट की इनिशिएटिव है टैक्स फ्री करना, और जो स्टोरेज और है ऑयल इंडिया कंपनीज के थ्रू स्टोरेज मार्केटिंग और ये सारी चीजें जो है वो ऑयल इंडिया कॉर्पोरेशंस के द्वारा करवाना, ये सारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वर्क है। इसमें आपके सेंट्रल टैक्सेस नहीं लगते, और अभी के रिजिम के हिसाब से अराउंड मेरे ख्याल से 18% आपका बायोफ्यूल मार्केटिंग और सेलिंग में आपका 18% का टैक्सेस लगता है बायोडीजल में, और बाकी आपका गवर्नमेंट की तरफ से काफी सारे, जैसे आपका स्टेट टू स्टेट जो ट्रांसपोर्टेशन है वो सब में अनरिस्ट्रिक्टेड ट्रांसपोर्ट है, ऐसी काफी सारी चीजें, ऐसी पॉलिसीज है जो गवर्नमेंट की तरफ से बेनिफिट मिलती है। एमएसपीज हो गया, फिर आपके न्यू क्रॉप्स हैं जैसे शुगर बीट हो गए, आपका सोरगम हो गया, इनसे बायोडीजल कैसे बनाया जा सके, ये सारे पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काफी सारे इंस्टीट्यूट्स के साथ वर्क करती है। इसके अलावा वेराइटल डेवलपमेंट में साथ ही साथ आपका प्रोडक्शन कैसे बढ़ाया जाए, इंडस्ट्रीज कैसे बढ़ाया जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बढ़ाया जाए। अभी करेंटली बात करें तो अराउंड 300 से ऊपर आपके बायोफ्यूल प्रोडक्शन यूनिट्स इंडिया में एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन जो ब्लेंडिंग प्रोग्राम है उसमें उतना ज़्यादा इंडिया अभी तक सक्षम नहीं हो पाया कि ब्लेंडिंग प्रोग्राम में कैसे डीजल और पेट्रोल को ब्लेंडिंग परसेंटेज को बढ़ाया जा सके। साथ ही साथ मिनिस्ट्रीज हैं जो बायोफ्यूल प्रोडक्शन को प्रमोट करती हैं, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ ऑयल एंड गैस हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट हो गए, डीबीटी हो गया, आईसीआर हो गया, ऐसे कुछ एजेंसी, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट हैं, सेंट्रल डीम्ड यूनिवर्सिटी की। बायोफ्यूल प्रोडक्शन को किया कैसे जाता है, क्या प्रोसीजर है बायोफ्यूल प्रोडक्शन का। तो स्टार्टिंग करते मैंने जब कहा था कि 320 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ एग्रीकल्चर वेस्ट हम प्रोड्यूस करते हैं, जिससे अराउंड 18,000 मेगावाट की एनर्जी हम जनरेट कर सकते हैं। एक्सेप्ट ग्रीन फर्टिलाइजर के अलावा भी हम 18,000 मेगावाट ऑफ एनर्जी जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं कि बायोफ्यूल प्रोडक्शन को किया कैसे जाता है, क्या क्या है बायोफ्यूल्स और कौन कौन से बायोफ्यूल्स हैं और किनको कैसे प्रोड्यूस किया जाता है। स्टार्टिंग करते हैं, पहले एग्रीकल्चर वेस्ट की बात करते हैं। हम एग्रीकल्चर वेस्ट जनरेट क्या करते हैं। एग्रीकल्चर वेस्ट में काफ़ी सारे वेस्ट जनरेट हो सकते हैं, जैसे आपका क्रॉप रेसिड्यूज हो, चाहे वीट के हो, स्ट्रॉ के हो, शुगर केन के हो, ये सारे हो गए। आपके बायो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के हो गए, जैसे राइस ब्रान हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई। उसके अलावा आपका लाइफ स्टॉक वेस्ट हो गया, जो बायोगैस बनने जैसे मीथेन के प्रोडक्शन में यूज़ होता है। उसके अलावा फ्रूट इंडस्ट्रीज और ये सारी फ्रूट वेस्ट और ये सारी चीज़ें भी आपके किस में आएंगे, इंडस्ट्रियल प्री प्रोसेसिंग वेस्ट के अंदर आपके ये सारे वेस्ट हैं जिनसे हम बायोफ्यूल को जनरेट कर सकते हैं, और इनकी अवेलेबिलिटी हमारे
कंट्री में काफ़ी ज़्यादा है और काफ़ी वेस्ट हमारा जनरेट होता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि बायोफ्यूल्स कितने टाइप के होते हैं, बायोफ्यूल्स कौन कौन से होते हैं। बायोफ्यूल्स की बात करो तो आपके बायोफ्यूल्स आपके काफ़ी टाइप के होते हैं, जैसे बायो हाइड्रोजन हो गया, बायोडीजल हो गया, आपका इथेनॉल हो गया, ब्यूटेनॉल हो गया। ये सारे के सारे आपके क्या है, एक बायोफ्यूल्स है जिनका हम लोग यूज़ कर सकते हैं एनर्जी के फॉर्म में। अब बात करेंगे कि इनको प्रोड्यूस कैसे किया जा सकता है। इनको प्रोड्यूस करने के दो तरीके हैं, एक है बायोकेमिकल कन्वर्जन, एक है आपका थर्मोडायनेमिकल कन्वर्जन। ठीक है, आपका बायोकेमिकल कन्वर्जन में आपका माइक्रोब्स के थ्रू हम करते हैं, जैसे कि जिससे हम लोग इथेनॉल ब्यूटेनॉल बना सकते हैं। ब्यूटेनॉल आपका AB फर्मेंटेशन से बनता है, फर्मेंटेशन से आपका बायोहाइड्रोजन बनता है। इसके अलावा थर्मोडायनेमिकल का प्रोसेस की बात करें तो गैसिफिकेशन हो गया, पायरोलाइसिस हो गया, इनके थ्रू हमारा बायोगैस प्रोड्यूस होता है, बायोड्राइस आपका प्रोड्यूस होता है। अब बात करते हैं कि जो बायोफ्यूल प्रोडक्शन करना है, चाहे हमको बायो इथेनॉल बनाना है, चाहे ब्यूटेनॉल बनाना है, चाहे बायो हाइड्रोजन बनाना है डार्क फर्मेंटेशन के थ्रू, कोई भी प्रोसेस हो, उससे पहले हमको कोई भी एग्रीकल्चर वेस्ट को कैसे ट्रीटमेंट करना है, तो उसके लिए हम लोग करते हैं प्री ट्रीटमेंट। प्री ट्रीटमेंट का मतलब होता है अनवांटेड वेस्ट को हटाना और उनको फर्दर प्रोसेस के लिए रेडी करना। तो किसी भी प्रोसेस के लिए रेडी करने के लिए काफ़ी सारे टेक्निक्स होते हैं, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे आपके बायोलॉजिकल हो, चाहे आपका केमिकल ट्रीटमेंट हो। तो इससे पहले जानते हैं कि जो एग्रीकल्चर वेस्ट होते हैं वो जो हम लोग प्रोड्यूस करते हैं, इथेनॉल या बायोफ्यूल प्रोड्यूस करते हैं, उसमें मेनली होता क्या है। मेनली आपके हेमिसेल्यूलोज, सेल्यूलोज और लिग्निन होते हैं, जिनका कन्वर्जन होकर आपका इथेनॉल या ब्यूटेनॉल बनता है। मेनली सेल्यूलोज और हेमिसेल्यूलोज आपका कन्वर्ट होते हैं माइक्रोबियल टर्म से, तो वो आपका क्या कन्वर्ट बनाते हैं, आपका इथेनॉल ब्यूटेनॉल बनाते हैं, या एग्रीकल्चर एल्कोहल जिसको बोलते हैं वो आपका बनता है। ठीक है, तो किसी भी प्रोसेस को स्टार्ट करने से पहले प्री ट्रीटमेंट किया जाता है। वो प्री ट्रीटमेंट काफ़ी टाइप के होते हैं, केमिकल हो गया, फिजिकल हो गया, आपका बायोलॉजिकल हो गया। तो अब इसमें आपका इन सारी चीज़ों को तोड़ना है और कन्वर्ट करना है और उसमें आपको उसको ट्रीट करना है। तो अब प्री ट्रीटमेंट की बात करें, जैसे प्री ट्रीटमेंट में क्या क्या करते हैं, ओजोनोलाइसिस हो गया, एल्कली ट्रीटमेंट हो गया, एसिड ट्रीटमेंट हो गया, आपका काफ़ी सारे आपका स्टीम ट्रीटमेंट हो गए। ये सारे आपके किस में आते हैं, तो अल्ट्रासोनिक वेव्स हो, ओजोन आपका ओजोनोलाइसिस हो गया, आपका चाहे केमिकल एल्कली ट्रीटमेंट हो गया, एसिड ट्रीटमेंट हो गया, ये सारे आपके किस में आते हैं, आपके प्री ट्रीटमेंट में आते हैं। तो ये आपके क्या करते हैं, ये आपका बायोफ्यूल प्रोडक्शन से पहले का प्रोसेस है। प्री ट्रीटमेंट करते हैं हम एग्रीकल्चर वेस्ट का, ताकि उसको हम लोग रेडी कर सकें। इसके बाद जो हमारे पास मोनोमेरिक फॉर्म होता है प्री ट्रीटमेंट के बाद, आपका बायोलॉजिकल डिग्रेडेशन के बाद, उसको हम लोग अलग अलग टाइप से हम लोग, चाहे वो एसिड ट्रीटमेंट करते हैं, चाहे आपका एसिड ट्रीटमेंट मतलब किसी भी एसिड से ट्रीट करके उसको तोड़ते हैं, मोनोमर्स को तोड़ते हैं, या हम लोग एंजाइमेटिकली उसको तोड़ते हैं, चाहे वो लिग्निन की बात हो, चाहे सेलुलोज के फॉर्म्स की बात हो, एक्सोस पेंटोस शुगर्स की बात हो, तो उनको हम लोग ब्रेक डाउन करते हैं। वो आपका अब उसके फर्दर प्रोसेस है। इसी के बीच में अगर जब हमारे कुछ केमिकल्स जनरेट हो जाते हैं, जो इनिबिटिंग केमिकल्स जनरेट हो जाते हैं, तो उसको हम लोग जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जैसे केमिकल्स, और भी काफ़ी सारे केमिकल्स हैं जिनके थ्रू हम लोग उसको रिमूव करते हैं। तो ये सारा एक जनरल आउटलाइन है कि कैसे हम लोग बायो इथेनॉल या बायो डीजल प्रोडक्शन होता है। जो बायो डीजल जो प्रोडक्शन होता है वो कम्प्लीटली ट्रांस ईस्टरिफिकेशन के थ्रू होता है। ट्रांस ईस्टरिफिकेशन कैसे होता है, उसके थ्रू होता है, और बायोडीजल का प्रोडक्शन ट्रांस ईस्टरिफिकेशन प्रोसेस के थ्रू कंप्लीट किया जाता है। तो मेजरली जो मेरा जो ये टॉपिक बनाने का जो आइडिया था वो इस पे था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको जाने और गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ इम्प्रूव हों, ताकि फार्मर्स को भी बेनिफिट हो, एनवायरनमेंट को भी बेनिफिट हो। ऐसे मोटर व्हीकल एक्ट में काफ़ी बदलाव किए गए, लेकिन उसका ज़्यादा इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। तो आज के टाइम में ऐसे इम्प्लीमेंटेशन या सब इंडस्ट्रीज फार्मर्स के लिए और एनवायरनमेंट के बेसिस पे होनी चाहिए, जो ओवरऑल ग्रोथ में भी बेनिफिट करें, ऑयल इंडस्ट्रीज में भी बेनिफिट करें, एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज में भी बेनिफिट करें। होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो कि कैसे क्या पॉलिसीज़ हैं, इनके क्या यूज़ हैं और कैसे ये काम करते हैं, बायोफ्यूल प्रोडक्शन क्या है, तो इसके बारे में आपको जानने को मिला। तो ये आपका एक बेसिक आउटलाइन था बायोफ्यूल प्रोडक्शन के ऊपर। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।